श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश की निगाहें बजट सत्र पर थी। राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या सरकार सोच रही है, क्या सरकार ने पिछले 5-7 वर्षों में किया है। मुझे लगा शायद चुनाव परिणाम सरकार की आंखें खोलेंगे, लेकिन वो खुली नहीं। जो पिछले जितने मर्जी आप अभिभाषण राष्ट्रपति जी के उठाकर देखें, वो कागजों तक ही सीमित होकर है। 65% बातें ऐसी हैं जो किताबों और उन कागजों से बाहर नहीं निकल पाई, उन पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता है राष्ट्रपति जी ने कभी ये गर्व के साथ नहीं कहा होगा कि मेरी सरकार ने कहा है। पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता होगा मजबूरी में जो सरकार ने लिखकर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आम आदमी इस देश में त्रस्त है और जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उसमें जो धरातल पर जो इनकी हालत है वो देश की जनता ने दिखाई है। एक एक केंद्रीय मंत्री ने प्रयास किया कि देश को बांटा जाए, चाहे धार्मिक आरक्षण के नाम पर बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, उसकी धज्जियां उड़ाने तक का प्रयास किया तो केंद्रीय मंत्रियों ने किया है। बाद में चाहे माफी मांग ली हो, लेकिन उससे भी जनता ने वोट नहीं दिए। जनता जागरूक हो गई है, काम करके देना पड़ता है। 211 सभा से कुछ होने वाला नहीं, 26 सीटें ही आएंगी। लेकिन अभी भी नहीं जागोगे। रेलवे बजट आता है और शाम को रेल मंत्री के इस्तीफे की बात होती है। क्या इस तरफ देश को जाना है? तय हमें यह बात करनी संसद में कि क्या इस देश को किस दिशा में लेकर जाना है। सदन के एक वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिजा जी ने अपने जब भाषण में यहां कहा, मैं बड़ी उम्मीद के साथ बैठा था। एक महिला होने के नाते शायद राष्ट्रपति जी जो नहीं कह पाई, गिरिजा जी वो कहेंगी। यूपीए की चेयरपर्सन यहां पर बैठी हुई थी। काश उन्होंने कहा था 70% महिलाएं एनीमिक है देश में, हमारी ये सरकार ये करने वाली है। नहीं बात आई। काश ये कहा होता 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, हमारी ये सरकार करने वाली है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। केवल राइट टू एजुकेशन बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सरकारों पर थोपने से कुछ नहीं होगा, संघीय ढांचे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सरकारों से बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो जो आपके प्रदेश उत्तराखंड में आज हालत है कि ऊपर से लाकर नेता बिठा दो, नीचे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसी हालत आज देश में होने वाली है। हम किस ओर जा रहे हैं? विदेशों में जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं भारत में क्या होने वाला है, क्या आप करप्शन पर कोई कदम उठाने वाले हो? मैं क्या कहूं कि हमारी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो राज्यसभा में उल्टे पांव भाग लेती है मध्यरात्रि में। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता वहां पर। आप ही बता दीजिए देश को किस तरफ जाना है। मैं तो एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं धन्यवादी हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। केवल प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर भाजपा की सरकार को नहीं दिया, तीनों राज्यों को एक बराबर दिया था, 10 वर्ष के लिए दिया था। कांग्रेस की सरकार आई, आने के बाद यहां पर उसको कम करके 10 वर्ष से 4 वर्ष का कर दिया। हम विपक्ष में थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं बोले, हम विपक्ष में रहकर बोले। प्रदेश की लड़ाई लड़ी, 4 से 7 वर्ष किया, फिर भी उसको कम कर दिया। क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं? देश क्या कोई केवल देश की सरकार चलाएगी कि प्रदेश चलेंगे? आज उठाकर देखिए आंकड़े, कौन से राज्य आगे बढ़ रहे हैं। पहले 10 में से अगर 7 राज्य आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य आएंगे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 2 वर्ष लगातार हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया। पर मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, जब रेलवे बजट की बात आती है तो पिछले 64 वर्षों में केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जाती है। प्रधानमंत्री 2 वर्ष पहले कहते हैं हां लेह तक रेलवे लाइन बननी चाहिए, हजारों करोड़ खर्च करने चाहिए। पिछले 2 वर्षों में एक फूटी कौड़ी तक आप खर्च नहीं करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं मैं। अगर भोला सिंह जी ने कह भी दिया प्रॉक्सी प्रधानमंत्री, तो मैं कहना चाहता हूं शब्द को काटना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के कहने पर इस देश में कुछ नहीं होता है तो किसके कहने पर होता है? हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या पहाड़ी राज्य के लोग अपनी केवल जान देने पर सीमा पर उसी के लिए बने? लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है,
तो केंद्र की सरकार तय कर देती है कि जिस प्रदेश में जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर सेना में भर्ती की जाएगी। आप भी पहाड़ी राज्य से आते हैं सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कसूर है हमारा? हम वनों की रक्षा करते हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, बदले में हमें यह मिलता है कि हमारे नौजवान को सेना में भर्ती करने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। नो पे, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर सरकार पिछले कई वर्षों से कह रही हम करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। क्या सरकार कुछ करने के पक्ष में है कि नहीं? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर देश में 7 वर्षों में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, महाराष्ट्र और आंध्र के किसानों ने आत्महत्या की है, तो केंद्र की सरकार ने क्या कर लिया? पिछले चुनाव से पहले 70,000 करोड़ बांट तो दिए, लेकिन आज हमारे वहां पर सेब होता है, आपके यहां पर सेब होता है, और सेब आज चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। हमारा किसान भूखा मर रहा है। क्या करें उस किसान का? कहां जाएगा वो? ओलावृष्टि होती है, क्या किया जाएगा? क्या सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? अगर रेलवे में कुछ नहीं दिया तो आप भी पहाड़ी राज्य से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, नेशनल हाईवे 1470 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भाजपा की सरकार है तो आपने 0 बजट दिया है। आपने 1 पैसा नहीं देने की बात कही कि वो 1470 किलोमीटर का रखरखाव कैसे करेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा 40 करोड़ रुपया चाहिए, आपने 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया। क्या इस तरह से पक्षपात होगा? केंद्र की सरकार चीफ सेक्रेटरीज को, डीजीपी को बुलाती है और आकर क्या कहती हैं? कहती हैं स्टेनोग्राफर मत बन जाइए। मैं आपसे पूछता हूं कैबिनेट सेक्रेटरी क्या ये कहेंगे कि स्टेनोग्राफर मत बन जाइए? मंत्री महोदय बताइए, क्या आपके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं क्या वो स्टेनोग्राफर है? कौन सरकार चलाएगा? आप चलाएंगे, अधिकारी चलाएंगे? ये कैबिनेट मंत्री बोलेंगे जाकर, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी बोलेंगे जाकर कि प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर ना बन जाए? हम किस दिशा में जा रहे हैं? कॉमनवेल्थ वायलेंस बिल आप लाते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक करप्शन आप लाते हैं, एनसीटीसी आप लाते हैं, आपकी अपनी सरकारें नहीं मानती हैं और आप थोपने का प्रयास करते हैं। इस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है। संक्षिप्त कीजिए। जो सही मुद्दे हैं, मैं केवल 2 मिनट और लूंगा आपके, संक्षिप्त केवल 2 मिनट और लूंगा। कॉल डैम सन 2000 में बनना शुरू हुआ, हमारी सरकार चले गई। पिछले 12 वर्षों से केंद्र में मंत्री यहां पर खड़े होकर बार बार कहते हैं हां हम बिजली की प्रोजेक्ट और ज्यादा प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन करेंगे। 12 वर्षों से वो नहीं बना 800 मेगावाट का। विस्थापितियों का वहां पर क्या हाल है उसकी जांच की जाए। पूरी तरह से बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया जाता है सोलर प्लांट लगाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिया जा सकता, उत्तराखंड के लिए नहीं दिया जा सकता। आई नो यू हैव अ स्पेशल पोजीशन सर, और मैं पंडित नेहरू जी की बात यहां पर नहीं छेड़ना चाहता। हां, मैं चाहता हूं कि उसको जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य कि वहां पर आर्टिकल 370 लगा हुआ है। देश के हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने कभी कश्मीर के नाम पर विरोध नहीं किया। देश का एक हिस्सा माना है, लेकिन आपने उसको देश से अलग करके दिखाया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ने और देश के पहले प्रधानमंत्री ने वो करके दिया है। समय कम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में मांग की गई कि शिमला के अलावा बहुत दूर दूर से कोर्ट के केस लड़ने के लिए शिमला जाना पड़ता है। कांगड़ा में एक बेंच खोलना चाहिए हाई कोर्ट का। केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया कहते हुए कि हाई कोर्ट नहीं मानेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहाड़ों में 250 किलोमीटर दूर से जब चंबा से चल के लोग शिमला आएंगे तो हजारों रुपए किराया खर्च करके आते हैं, क्या उसके लिए एक बेंच और खोल देंगे तो क्या वो सही नहीं है? और केवल 2 बातें और कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। काले धन की बात और करप्शन की बात राष्ट्रपति जी ने अपनी बात की शुरुआती शब्दों में कही, लेकिन दुख इस बात का होता है इस सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, आदर्श हाउसिंग, NTRO, इसरो, एस बैंड, मैं कितने घोटालों के नाम गिनाऊं आपको, किसके ऊपर क्या कार्रवाई हो पाई है? हमारे केंद्रीय मंत्री 0 लॉस की बात कहते हैं, इसका मतलब सरकार उसको ढकना चाहती, कुछ करना नहीं चाहती। लोकपाल बिल की बात आती है, आप राज्यसभा से उठ भाग खड़े हो जाते हैं। देश की जनता देखती रहती है, देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। राष्ट्रपति जी के माध्यम से ईमानदार सरकार कहने से यह सरकार ईमानदार नहीं होगी। ईमानदार तब होगी
मैं चाहता जब डॉक्टर शशि थरूर और गिरिराज जी कहती कि हाँ हमारी सरकार के समय घोटाले हुए, हमारी सरकार के समय किसानों ने आत्महत्या की, हमारे सरकार के समय करोड़ों बच्चे भूख से मरते हैं लेकिन हम करेंगे, लेकिन वो नहीं कहा, उनका दर्द नहीं था, केवल एक राजनीतिक भाषण करके छोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं, इस कुंभकर्णीय नींद से जगाइए। देश त्रस्त है, दुनिया भर की कंपनी यहां पर इन्वेस्ट करना चाहती है लेकिन इस सरकार के रहते हुए नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने की कगार पर आ गया है। अंत में केवल इतना कहता हुआ, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं ये सरकार जागेगी और देश के लिए कुछ करेगी।